नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क भारत। मैं हूं अनुकृति श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे शो जनता की आवाज में। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवक योगेश लांबा जी, जो कि इंदौर से आकर यहां पर अपनी निजी नौकरी के साथ भी समाज सेवा में निरंतर जुड़े रहते हैं। ये एक सतर्क नागरिक हैं जो पर्यावरण एवं लोक निर्माण के कार्यों में निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे रहते हैं। इन्होंने अपनी छवि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर बना रखी है। तो आइए जानते हैं कि कौन से असाधारण किस्सा या मुद्दा इन्हें यहाँ तक लेकर आया है। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। सबसे पहले तो मैं सतर्क भारत न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बताइए क्या पूछना चाह रहे थे आप? जी सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि इंदौर जैसी बड़ी सिटी से आप आए हैं जिसे स्वच्छता में नंबर 1 अवार्ड मिला हुआ है, नंबर 1 सिटी है स्वच्छता में, तो रुद्रपुर में तो स्थिति बिल्कुल विपरीत है। तो आप अपने कार्यों से इसे कैसे बढ़ावा देते हैं, कैसे कैसे रुद्रपुर शहर को आप बढ़ता देखना चाहते हैं अपने कार्यों से? देखिए, इंदौर जो शहर है पिछले 5 साल से नंबर 1 शहर है। और इंदौर में जो स्वच्छता का अभियान है ये किसी एक व्यक्ति विशेष के करने से या उससे नहीं हुआ है। इसमें सभी की जन भागीदारी के और सभी लोगों ने मेहनत करके उसको नंबर 1 बनाया है। आज हम भी अगर चाहें तो रुद्रपुर शहर को एक साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन शहर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए है कि हमें हर व्यक्ति को, अगर हमें रुद्रपुर में अगर 2 लाख पॉपुलेशन है, 3 लाख पॉपुलेशन है, अगर हम इतने लोग मिलकर भी अगर अपने शहर को साफ़ सुथरा नहीं बना सकते तो फिर वो हमारे लिए गलत है। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ नगर निगम या सरकार ही करे। हम भी अपनी एक जिम्मेदारी तो निभाएं कि एटलीस्ट हम अपने आसपास साफ सुथरा रखें, घर को स्वच्छ रखें, अपने मोहल्ला गली या उसको करें, और एनवायरनमेंट पर्यावरण के लिए भी काम करें इसके साथ। तो मतलब खुद ही सेवा में सबसे पहले हाथ बढ़ाना पड़ेगा, तभी जो शहर है। जब तक देखिए क्या होता है, लोग साथ में नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपको खुद को आना पड़ेगा और लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा कि हम ठीक है, हम स्वच्छता के लिए काम करें। आज रुद्रपुर शहर में चारों तरफ गंदगी के ढेर हैं, चारों तरफ मतलब कि हर जगह ट्रैफिक अनियंत्रित होकर भाग रहा है। अगर हम अपनी तरह से सिस्टमेटिक गाड़ी चलाएं, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, प्लांटेशन लगाएं और अपना जो कचरा है वो प्रॉपर डस्टबिन में डालें, इधर उधर नहीं फेंके, तो मैं चाहता हूँ कि 50% भागीदारी हम भी निभा सकते हैं। लेकिन हम चाहते नहीं, हम सोचते हैं कि सारा काम गवर्नमेंट करेगी या हम निगम को कुछ पैसा दे रहे हैं तो निगम करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। आज इंदौर में अगर देखा जाए स्वच्छता में तो वो नंबर 1 सिटी है। तो उसके अलावा वहाँ के लोगों में अगर मान लीजिए वो कोई भी चीज़ अगर करते हैं, अगर बिस्किट खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो अगर वो डस्टबिन उनको 1 किलोमीटर रेडियस में भी नहीं मिलता तो प्रॉपर अपनी पॉकेट में रख लेते हैं, जहां उनको प्रॉपर डस्टबिन मिलता है वहां फेंकते हैं। तो वो उनमें एक अवेयरनेस आई है, एक जागरूकता आई है कि नहीं, वो हमारा शहर है, हमारी देश मातृभूमि है और हम इसको कैसे गंदा करें। तो वही चीज़ अपने लोगों में भी लानी पड़ेगी। तो जागरूकता लानी पड़ेगी इंसान को खुद में। तो सर, जैसा कि आप नौकरी करते हैं, तो आप अपनी नौकरी से कैसे प्रयासों से अगर किसी का हेल्प हो जाती है या किसी का परिवार में खुशी लौट आती है तो हम उसमें करते हैं। अब मैं संडे के अलावा जब भी हमको टाइम मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति की मदद कर सकें, क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप निचले स्तर पे जितने लोगों को ज़्यादा मदद कर सकते हो उतना करना चाहिए। ये नहीं कि आप सक्षम हैं, नीचे वाली कड़ी अगर कमज़ोर है तो उसको भी साथ में लेके चलिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और एक अच्छे देश का और अच्छे शहर में एक राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। जी सर, ज़रूर। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने बोला कि जो यहाँ का ट्रैफिक है वो बहुत अनकंट्रोल है, तो उसकी स्थिति को कैसे ठीक किया जा सकता है? उसकी ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ये है कि हमारे जितने भी सिग्नल्स बने हुए हैं या सर्कल बने हुए हैं वहाँ पे एक यातायात को प्रॉपर जेब्रा क्रॉसिंग मार्किंग और ये बनानी चाहिए, ताकि क्या होता है कि पब्लिक एक लाइन के पीछे खड़ी रहे। अब जब तक वहाँ पे कुछ है ही नहीं तो किसी को पता ही नहीं चले कहाँ रुकना है, कहाँ खड़े होना है, कहाँ गाड़ी लगानी है, तो जिससे ट्रैफिक अनियंत्रित होकर चलता रहता है, जिससे लोग सफ़र करते हैं। आज बाहर का जितना भी क्राउड आता है वो देखता है कि ट्रैफिक अनियंत्रित है, तो हमारी एक क्या मतलब एक वैल्यू की कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं हम एक अपने शहर को कि अपने को प्रॉपर ट्रैफिक नहीं है। तो उसके लिए यातायात विभाग को ये करना चाहिए कि प्रॉपर लाइनिंग वगैरह करके बैरिकेड्स लगा के सिस्टमेटिक तरीके से ट्रैफिक के नियम आप अप्लाई करो, उसके बाद लोग उसका पालन करेंगे। लेकिन जब तक नियम ही नहीं बनेंगे तो लोग कहाँ पालन करेंगे, क्योंकि कोई मार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे करें, रुकेगा।
तो ट्रैफिक के मामले में प्रशासन की ज्यादा गलती है या लोगों की अभी खुद? तो प्रशासन की है कि देखिए कहीं पे भी आप सिग्नल पे कोई मार्किंग नहीं है, कोई जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, कोई बैरिकेड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मल पब्लिक कहाँ रुकेगी, कहाँ फॉलो करेगी? आप फॉलो तो वहाँ कराओगे जहाँ पर आपने एक रेड लाइट लगा दी है या आपने जेब्रा क्रॉसिंग कर दी, तभी तो पीछे रुकेगा उसके कि यार मेरे को यहाँ पे रुकना है, आगे ट्रैफिक पे नहीं जाना है। तो प्रशासन पीछे है अभी। हाँ। सर, जैसे कि बारिश का मौसम है, मानसून है रुद्रपुर में भी, तो यहाँ के जो बदतर हालत चल रही है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? बरसात के पहले देखिए जितने भी आपके आसपास की जितने भी वार्ड हैं, 40 वार्ड हैं, तो उनमें जितने भी नालियां हैं वो आपकी प्रॉपर साफ़ वगैरह करवा देनी चाहिए नगर निगम को। नगर निगम के साथ में हमको भी अपने आसपास की नालियां साफ़ कर देनी चाहिए। जहां प्लास्टिक पड़ा हुआ है या पॉलीथीन्स पड़ी हुई हैं उसको हटा देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, बरसात के टाइम पे आपका जितना प्लास्टिक है नालियों में इनमें फंसा रहेगा और वो बाढ़ के रूप में जैसे लास्ट टाइम जो अपना हुआ था उसी तरह से दिक्कत आएगी, लोगों के घरों में पानी भरेगा, मच्छर डेवलप होंगे, फिर बीमारियां होंगी, डॉक्टर के पास पैसा दे के आ जाएंगे लेकिन नालियां साफ़ नहीं करेंगे। तो हमें अपनी नालियां वगैरह आसपास के एरिया को क्लीन करना चाहिए ताकि बरसात से पहले आने वाली उससे बीमारी से बचा जा सके। सर, प्लास्टिक की आपने बात की, तो हाल ही में यहाँ वन यूज प्लास्टिक जो है वो बैन हो चुका है, तो उस बैन को आप अभी कितना समर्थ मानते हैं? देखिए बाकी शहरों में तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक 1 जुलाई से बंद हो चुका है और लोग प्लास्टिक को 50 माइक्रोन से नीचे यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे शहर के अंदर रुद्रपुर में आप चाहे सब्जी वाले के पास चले जाओ, चाहे मॉल में शॉप पे चले जाओ, चाहे कहीं पे भी देख लो, सिंगल यूज़ प्लास्टिक धड़ल्ले से बिक रहा है और कोई रोक टोक नहीं है। ना निगम का कोई कंट्रोल है, ना किसी का डीएम का कोई कंट्रोल है, कोई सख्ती नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि हमारे शहर में जो नियम बनते हैं या ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आता है उसका प्रॉपर वे में स्ट्रिक्टनेस से कोई पालन नहीं होता, जिसके लिए मतलब थोड़ा सा मन होता है कि यार जब प्रशासन को और निगम को ही कोई कंट्रोल नहीं है तो आदमी तो धड़ल्ले से बेचेगा। आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक जब बंद हो चुका है तो आपको मार्केट में जाके चालान काटने चाहिए, जहाँ से आ रहा है उसके चालान काटने चाहिए और जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन से आ रहा है वो बंद करना चाहिए। लेकिन यहाँ इस शहर में कोई मतलब लगता नहीं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बंद हो पाएगा। तो मतलब यहाँ पर भी प्रशासन की गलती नजर आ रही है। जी सर, शहर में आने के बाद आपने किन किन जगह पे देखा कि लोग बहुत ज्यादा केयरलेस है, वो चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रहे और उनके वजह से कल को एक बड़ी समस्या सामने आ सकती है? देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो है कि शहर में अंदर लोगों का एक तो कचरा इधर उधर फेंक देना, ठीक है, कि कहीं पे भी कूड़े के ढेर हैं, कोई प्रॉपर डस्टबिन वगैरह नहीं है कि जिसके अंदर वो जाए और उसके बाद में उसको नगर निगम डंप करके अपना ट्रंचिंग यार्ड में लेके जाए। कचरा आप किसी भी चौराहे पे जाइए, किसी भी गली में जाइए, आपको वो रोड पे ही मिलेगा। वो रोड पे मिलने के साथ में फिर वहाँ पे आवारा पशु वगैरह मिलेंगे, एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहता है। कोई भी बच्चे वगैरह निकले हैं, कोई फैमिली है, किसी दिन कोई भी दुर्घटना हो सकती है, किसी भी गाड़ी वाले से टकरा सकते हैं। जहाँ पे आप ये जितना भी वेस्ट डाल रहे हैं उसके लैंडफिल के जो आसपास के पानी है या जो आसपास का एरिया है उसको भी वो गंदा कर रहा है। लेकिन ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि ठीक है प्रॉपर डस्टबिन में डालें, निगम की गाड़ी आई तो दीजिए। अगर निगम की गाड़ी नहीं आती तो आप निगम को लेटर लिख के बताइए, आप मीडिया पे आवाज़ उठाइए, लोगों को बताइए। लेकिन आप ये नहीं कि अगर निगम की गाड़ी नहीं आई तो अपनी जिम्मे वो नहीं गलती कर रहे हैं तो हम भी गलती करें कि अपना कचरा उठा के रोड पे फेंक दें। वो नहीं करना चाहिए हमें अगर गलत हो रहा तो उसके लिए आपको लिख के देना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए कि सर ये हमारे यहाँ गाड़ी नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है, रीज़न पता चलना चाहिए। तभी हम लोग एक हाथ आप बढ़ाइए, एक हाथ निगम बढ़ाएं, तभी हम इसको साफ सुथरा स्वच्छ शहर बना सकेंगे। तो मतलब दोनों तरफ से बैलेंस रखना पड़ेगा सर। तो जैसे कि समाज सेवा करने के लिए भी हमें फंड की ज़रूरत पड़ती है, खाली मतलब फंड, तो आप कैसे अपने फंड मैनेज करते हैं? देखिए जब से हम लोग से मैं सेवा कर रहा हूँ तब से फंड की कभी ईश्वर की दया से दिक्कत नहीं आई है। कोविड के टाइम से लेके अभी तक जब भी कोई सेवा अगर हम सच्चे भाव से करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ईश्वर किसी न किसी को जरिया बना के भेज देता है और मेरा काम हो जाता है। मतलब ये है कि आप एक निस्वार्थ सेवा करिए, ये ना देखिए कि ये इस समाज का है या इस कास्ट का है या इस धर्म का है तो ही मैं सेवा करूँगा। नहीं, आप निस्वार्थ सेवा करिए, ईश्वर किसी न किसी रूप में आके हेल्प कर देता है। मेरा काम जो होता है कि देखिए मेरे
5 से 6 हज़ार लोग हैं, तो हम लोग क्या होता है, मेरे पास कोई भी केस आता है या किसी की भी हेल्प के लिए कोई कॉल आता है, तो मैं बकाया उसका एक बना के पोस्ट वगैरह बना के मैं डाल देता हूँ, उसमें लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं और वो लोग हेल्प कर देते हैं, जिससे मैं सामने वाले की हेल्प हो जाती है। तो सिर्फ मैं एक हेल्प करने के लिए ईश्वर उनको जरिया बना देता है और मैं बीच में एक मैं भी मीडिएटर हूँ, बाकी ईश्वर करता है, मेरे हाथ उसमें कुछ नहीं है। सेवा अगर करनी हो तो किसी को अगर पानी पिला दें या किसी को भोजन भी करा दे तो वो भी सेवा होती है। तो उसके लिए फंड की जरूरत नहीं पड़ती है, आपका एक दिल साफ होना चाहिए और आपकी सोच सही होनी चाहिए। सही कहा, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो दूसरों की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं। तो सर, जैसे कि मतलब पर्यावरण के नाम पर आजकल समाज में दिखावटी काम ज्यादा है, तो आप उन पे थोड़ा जनता की नजरें अगर प्रकाश डालें उन पे और उन्हें बताएं कि ये काम दिखावटी है। देखिए क्या होता है कि हरेला पर्व पे या फिर विश्व पर्यावरण दिवस पे उस पे बहुत से लोग आते हैं, प्लांटेशन करते हैं और फिर उसके बाद में वो प्लांट लगा कि नहीं लगा फिर चले जाएंगे। एक ही प्लांट पे 10-10 पे 20 सेल्फियाँ खींच ली जाती हैं, गमले पे खींच लिया। ऐसा नहीं है, आपको अगर प्लांटेशन करना है तो आप हर संडे के दिन अपने गली मोहल्ले या अपने शहर के अंदर लगाइए, रोड पे लगाइए, बड़े पेड़ लगाइए, पीपल के, नीम के, बरगद के, और उनकी फिर सेवा करिए, फिर हेल्प होगी एनवायरनमेंट के लिए। ये नहीं कि आपने फोटो या दिखाने के लिए कि पेड़ लगा दिए और फिर वो पेड़ मर रहा है, तो इससे भला तो आप मत लगाइए। किसी निर्जीव मतलब किसी की आपको हत्या करने का कोई हक नहीं है। आप अगर उसकी केयर कर सकते हो अपने बच्चे जैसे तो करिए, नहीं तो अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए, मत करिए, आप दूसरे को दे दीजिए। आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें डोनेट कर दीजिए पेड़, या हम जो भी समाज सेवी हैं भाई लोग जो लगा रहे हैं पेड़ या एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, आप उनको बुला के दे दीजिए, वो आपका पेड़ जहाँ बोलेंगे वहाँ लगा देंगे। तो मतलब पेड़ लगाएं तो उसको जीवित भी रखना जरूरी है। जैसे आप अपने बच्चे की केयर करते हैं वैसे अपना प्लांटेशन भी आपका एक एनवायरनमेंट भी आपका वो है, क्योंकि आज एनवायरनमेंट है तो आप और हम सब हैं, नहीं तो एनवायरनमेंट नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं है, सब खत्म है। तो इन्वायरमेंट को आप अपना अंग कैसे मानते हैं? एनवायरनमेंट को अपना अंग इसलिए मानता है कि देखिए आज हम साफ़ सुथरी हवा और जो पानी और ये जो ले रहे हैं ये ईश्वर ने हमें फ्री दिए हैं, इसका हमें कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता। आज अगर आप घर में रह रहे हैं तो आप एसी चला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, वो सब चीज़ों का आपको चार्जेस देना पड़ता है। तो हमें ईश्वर ने जो प्रकृति ने जो हमें प्राकृतिक रूप से दिए हुए हैं उनका हमें कदर करके हमें उसको बढ़ाने में मदद करनी चाहिए, न कि उसका दोहन करके और प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करनी चाहिए। तो सर, जैसे रुद्रपुर शहर जो है वो आपकी जन्मभूमि नहीं है, पर यहाँ पर काम करते समय निरंतर जो आप सेवा करते हैं, आपको क्या क्या परेशानी आई है और आपने उनका सामना कैसे किया? रुद्रपुर मेरी जन्मभूमि नहीं है, लेकिन ये भारत के देश के अंदर तो आता है, तो भारत तो मेरा देश है। मैं जहाँ भी रहूँगा, चाहे रुद्रपुर रहूँ चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहूँ, मैं अपने अगर मातृभूमि से प्यार करता हूँ। ये नहीं कि 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा उठा लिया कि भारत माता की जय, नहीं। 365 दिन 24 घंटे हमेशा अपने दिल में ये होना चाहिए कि ये मेरा देश है, इस देश की भूमि पे मैं जहाँ पे भी रहूँ अपने देश के लिए जितना हो सके उतना करना चाहिए। किसी भी रूप में हर व्यक्ति को अपने देश से प्यार करना चाहिए और देश के लिए कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट के लिए, लोगों के लिए, शिक्षा अभियान के लिए, महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। या फिर जो आज हमारी महिलाएं नाइट में या कहीं पे भी जाने से डरती हैं या जो एक अनसिक्योर फील करती हैं, वो फीलनेस नहीं आना चाहिए। उनको एक ऐसा लगना चाहिए कि शहर के अंदर अगर मुझे कोई दिक्कत होती तो मेरा भाई या मेरा पिताजी या मेरी माँ या मेरी बहन समान और भी लोग हैं जो मेरी हेल्प के लिए आ सकते हैं। तो ये चीज़ें अपने अंदर लानी पड़ेंगी तभी होगा। और शुरुआत आदमी को देखिए अपने आप से करनी पड़ती है। आज हमारे को अगर कोई अच्छे काम करना है तो हमें खुद से करने पड़ेंगे, न कि दूसरा व्यक्ति करेगा। बहुत सही कहा सर आपने। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप हमारी जनता को अपनी उपलब्धियों के बारे में बताइए, या फिर जो आप सेवाएं निरंतर देते रहते हैं उन सेवाओं के बारे में आप हमारी जनता को जानकारी दीजिए। देखिए जनता आज के टाइम पे सब बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसा नहीं है कि जनता को आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, नहीं। जनता का खुद का विवेक है, खुद की बुद्धि है, खुद एक समझदार है, एक अच्छे परिवार में है, अच्छी सोसाइटी में रहते हैं। तो जनता को ये होना चाहिए कि आज के टाइम पे हम जो ये एक सोशल मीडिया लाइफ या जो दिखावे की जो बनावटी लाइफ जी रहे हैं, इससे बाहर निकल के एक हमें जो हमारी जो वास्तविक दुनिया है उसके अंदर हमें बच्चों को, अपने आप को, सबको एक जीना चाहिए, लाइफ को जीना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये करना चाहिए कि हम एटलीस्ट
हम क्या अपने आसपास के कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप पे फेसबुक पे देख के दो जिनको हम नहीं जानते हैं उनके लिए हम लोग आगे आ जाते हैं, लेकिन हमारे सराउंडिंग एरिया में कितने ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं या जिनको हमारी एक्चुअल भी नीड की ज़रूरत है। अगर आप उनसे भले ही कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते लेकिन प्यार से भी बात कर लेंगे या उसके साथ में दुख सुख भी शेयर कर लेंगे तो भी उनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है। तो ये है कि शहर के वासियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, हम अकेले जितना कर पा रहे हैं उतना कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को आपका साथ चाहिए कि हमारे साथ में जुड़िए। हम संडे के दिन प्लांटेशन करते हैं, स्वच्छता करते हैं या जो भी होता है, आप हमसे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए कि हम समाज में अपने एक बेहतर समाज को कैसे बना सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, 1 और 1 11 होते हैं, एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। आज मैं कभी कभी फील होता है कि यार अकेला कब तक करूँगा, मेरी भी फैमिली है या मेरा भी परिवार है, मुझे भी आगे देखना है, किराए के मकान में रह रहा हूँ या मेरा खुद का मकान नहीं है, मैं लोगों की सेवा में पैसे लगाता हूँ। लेकिन नहीं, मुझे खुशी मिलती है, दिल से अच्छा लगता है कि नहीं यार, जितना है उतना करना चाहिए। ईश्वर अगर होगा, अच्छे कर्म होंगे तो उसने जब बनाया है रास्ता तो वो आगे भी रास्ते खोलेगा। तो मतलब जितना सामर्थ्य है उतना करना ही चाहिए। हर व्यक्ति को। जी सर, जैसा कि जो धरती है वो ममतव्य का सार है, और मतलब और आज के टाइम पे जो उसकी बर्बादी हो रही है, उसे लोग हानि पहुंचा रहे हैं, उसे किस माध्यम से ठीक किया जा सकता है? देखिए, मैं लोगों को 3-4 चीज़ें बताना चाहूँगा कि देखिए, आज हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक हैं, तो प्लास्टिक हमारे लिए एक बहुत बड़ा हार्मफुल है आज के टाइम पे। क्योंकि आज हम हर जगह प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, पानी की बोतल प्लास्टिक की यूज़ कर रहे हैं, डिस्पोजल यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक का टिफ़िन यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक की चम्मच यूज़ कर रहे हैं। मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पे प्लास्टिक ने कब्जा नहीं कर रखा है। तो इस प्लास्टिक को ख़त्म करके हम स्टील के बर्तनों में खाएँ, हम मिट्टी के मटके में पानी पिएँ, हम घर से जो पानी की बोतल लेके जाते हैं वो स्टील के लेके जाएँ, और हम कोशिश करें कि हम प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें। और अगर जहाँ पे हमारे को यूज़ करना पड़ रहा है उसको हम लोग वापस से रीयूज़ करें। कि जैसे मान लीजिए हमने पॉलीथीन इमरजेंसी में यूज़ करनी पड़ी, तो उस पॉलीथीन को हम 10 बार 15 बार रीयूज़ करें, धो के दोबारा से यूज़ कर लें, और फिर उसके बाद में हम उसको रिसाइकलर को दे दें। आज के टाइम पे ये हो रहा है कि एनवायरनमेंट के लिए प्लास्टिक सबसे बड़ा खतरा बन गया है। धीरे धीरे देखिए, आप हर साल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एनवायरनमेंट इनबैलेंस हो रहा है, कभी पानी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी बाढ़ आ रही है, कभी गर्मी पड़ रही है, कभी टेम्परेचर। इस साल अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि चलो ठीक है, गर्मी से बचने के लिए 24 घंटे एसी चला रहे हैं, लेकिन वो 24 घंटे एसी चल रहे हैं या जो भी उसमें एसी में रह रहे हैं, तो ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। अगर आपको एसी से बचना है तो आपके सराउंडिंग हम प्लांटेशन करें, प्रॉपर हम सोलर सिस्टम वगैरह लगाएं, हम जितना पावर को यूज़ करना उतना ही जलाएं, अन्यथा हम पावर को बचा के रखें। क्योंकि देखिए क्या होता है, जितना हम पावर, पानी और ये बिजली खर्च करेंगे वो हमारे लिए हार्मफुल है आने वाले टाइम पे। तो पब्लिक को ये है कि हम घर से जहाँ भी जाएं, देखिए जब हम मोबाइल लेके चल सकते हैं, हाँ, तो हम एक कपड़े का 20 ग्राम का बैग भी साथ में लेके चलें। तो जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हम कपड़े का झोला यूज़ करें। अगर हमारे परिवार में किसी की शादी है, कोई फंक्शन है, कोई भी प्रोग्राम है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें बर्तन स्टील के बर्तन यूज़ करने चाहिए, न कि आजकल जो प्लास्टिक की जो आ रही हैं वो, या फिर एक आपका इसकी बायोपैक इसकी भी ये पत्तल आ रही है वो यूज़ करिए। ऑफिस में हम ज़्यादा यूज़ करें, कांच के गिलास का यूज़ करें, स्टील का यूज़ करें, पानी की बोतल यूज़ नहीं करें। दूसरा, फिर हम जो भी घर में अगर हम आटे के या चिप्स के या जो भी हम वेफर्स वगैरह पैकेट्स लेके आते हैं, तो इनको प्रॉपर हम लोग डस्टबिन में न फेंक के इनको क्लीन करके ये हम डायरेक्ट रिसाइकलर को दे सकते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि इंदौर जैसे शहर के अंदर आप एनवायरनमेंट ग्रीन के लिए, क्लीननेस के लिए, वहाँ पे सूखा और गीला कचरा अलग अलग करके, गीले कचरे से बायोगैस बनाई जा रही है और सूखे कचरे से जितने भी कबाड़ीज हैं या स्क्रैप वाले हैं उनको वो सेल किया जा रहा है। तो हम भी अपने घर सूखे गीले कचरे को करके एक सोना बना सकते हैं या इससे इनकम कमा सकते हैं। उसके अलावा मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप ट्रैफिक के नियमों का पालन करिए। आप अपने कोई भी सिंपल सा है कि जब आप कोई मोबाइल परचेस करते हैं तो आप उसके ऊपर स्क्रीन गार्ड लगवाते हैं कि नहीं यार मेरे मोबाइल में स्क्रैच नहीं लग जाए, चाहे 20,000 का हो चाहे 10,000 का हो। लेकिन ईश्वर ने जो हमें शरीर दिया है उस पर हेलमेट पहनना हमको कंपलसरी नहीं मानते, ये हम फॉलो करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें दिखावा करना है। अरे जिस दिन कुछ हो जाएगा तो आपकी फैमिली सफ़र करेगी या आपका परिवार सफ़र करेगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप
आप यातायात के नियमों का पालन करिए, ट्रैफिक का करिए, उसके साथ में आप प्रॉपर डस्टबिन में कचरा डालिए और उसके बाद में प्लांटेशन करिए, पानी का जल संरक्षण करिए। आज अगर मान लीजिए आपका खुद का मकान है तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाइए, बरसात के जल का संरक्षण करिए। आप जो ये मार्केट में जितना भी पानी वगैरह जो ले रहे हैं और जो भी खरीद रहे हैं, इन सब में एक एक्सपायरी होता है। तो जिस चीज़ में एक्सपायरी लिखा है या जिसकी वैलिडिटी है उसके अंदर केमिकल मिक्स है। आज हम जो पानी और हवा जो ले रहे हैं, जो इशू प्रकृति ने दिए, इनके ऊपर कोई एक्सपायरी नहीं है। तो इसलिए एक्सपायरी वाली चीज़ों को अवॉइड करिए और अपना प्रकृति ने जो दिया उसका उपयोग करिए, ताकि हमारे परिवार के लिए और हमारे लिए सबके लिए सही हो। तो मतलब प्रकृति का इस्तेमाल भी करिए तो एक सही तरीके से करिए, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, ये टेक्निक अपनाकर हम अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। सो सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि सतर्क भारत के माध्यम से अगर आज आप जुड़े हैं तो एक छोटा सा संदेश आप हमारी जनता को दे दे तो। छोटा सा संदेश ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि अपने परिवार में हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। हम अपने बच्चों को मंदिरों में या मस्जिदों में या जहाँ पे भी है उनको लेके जाएं, अपने धर्म के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में, अपने जो हम रामायण या गीता पढ़ते हैं उसके इतिहास के बारे में बताएं। हम ये नहीं कि मोबाइल में लगे हुए हैं या बच्चे लगे हुए हैं, उनको टाइम ही नहीं दे रहे हैं, अपने परिवार में एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक जो संयुक्त परिवार जो पहले था और आज ये एकल परिवार है, इसके कारण से बहुत चीज़ें चेंजेस हुई हैं। तो अपने आप को चेंजेस करना है तो एक संयुक्त परिवार की तरह हमको टाइम देना पड़ेगा। हमें अपने रिलेशंस, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे। देखो, अच्छे संस्कार और अच्छी परवरिश देंगे तभी आगे एक युवा एक अच्छा देश का मतलब नाम रोशन कर सकता है। ये नहीं कि आने वाले टाइम पे हमारी यंग जनरेशन, आज के टाइम पे आप देखिए कि यंग जनरेशन को जब से ये मोबाइल की टेक्नोलॉजी आई है ना, 20 से मतलब 30% तो पब्लिक मोबाइल में लगी रहती है। बेरोजगारी का एहसास ही नहीं होता उनको कि वो बेरोजगार भी हैं। मतलब दिन भर मोबाइल में टाइम पास कर लेंगे लेकिन मेहनत नहीं करना चाहेंगे। तो चीज़ें कुछ गवर्नमेंट की भी है कि अगर आपको जो राशन वगैरह या जो फ्री का दिया जा रहा है वो उन्हीं को दिया जाए जो सक्षम नहीं है या जो डिपेंड है किसी के ऊपर, या जो मतलब उनको मतलब नीडी है। आज गांधी पार्क हो गया या कोई भी एरिया हो गया, मैन पावर दिन भर बैठी रहेगी लेकिन लोग मेहनत नहीं करना चाहेंगे, 3 पत्ती खेलेंगे, मोबाइल देखेंगे और टाइम पास करके घर आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है खाने को गवर्नमेंट से मिल ही रहा है, क्या दिक्कत है, मोबाइल का डाटा चला रहे हैं जिससे बेरोजगारी ना होके दिन भर मोबाइल यूज़ करना है। तो ये मोबाइल टेक्नोलॉजी में कुछ अच्छी चीज़ें आई भी हैं, तो ये हमारी मतलब पीछे ले जाने का कारण भी यही है कि आपको जितना हो मोबाइल से, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जब ज़रूरत हो तभी हो। नॉर्मल इंसान जब सुबह उठेगा तो 72% लोगों का ये होता है कि उठते चेक करेगा कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई कॉल तो नहीं आया, कुछ नहीं आया। 56% लोग जो होते हैं वो मोबाइल का स्क्रॉल दिन में 50 बार खोलते हैं, बंद करते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 4 लोग खड़े होकर बात करेंगे तब लोग आपस में मोबाइल खोल के देखेंगे। तो ये चीज़ें टेक्नोलॉजी से जितना दूर रहेगा उतना माइंड सेट रहेगा। अब आपके टाइम पे, आज के टाइम पे आप लोगों की मोबाइल से वाइब्रेशन से याददाश्त भी कमज़ोर हो रही है, माइग्रेन भी हो रहा है, बॉडी पेन भी हो रहा है, सारी बीमारियां इतनी हो रही हैं। तो धीरे धीरे बच्चों को भी मोबाइल टेक्नोलॉजी से दूर रखिए, क्योंकि देखिए मोबाइल एक टाइम पे स्कूल में कहा जाता था कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, लेकिन जब से कोविड आया स्कूल वालों ने मोबाइल का आदी बना दिया। आज स्कूल वाले बोल नहीं सकते कि मोबाइल के हार्मफुल है, लेकिन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, अपने देखेंगे तो आने वाले टाइम पे उनको चश्मा लगेगा, उनकी माइंड वॉश होएगा, उनकी मेमोरी बनेगी नहीं और वो बच्चे जो हैं वो विकसित होने की जगह अविकसित होकर एक टाइम तक खत्म हो जाएंगे। तो चीज़ें हैं। तो यानी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल सदुपयोग में करें, दुरुपयोग में ना करें। जी सर, बहुत सही आपने कहा। और साथ ही साथ जब तक हम अपने आने वाली यानी नई पीढ़ी को जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे, देश डेवलप नहीं होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ अपना अमूल्य समय निकाल कर आए। थैंक यू सर। और मैं आशा करती हूँ आपने हमारी जनता को बहुत सारी जानकारी भी दी होगी। तो कल फिर से मिलेंगे एक नए अतिथि के साथ, एक नई असाधारण आवाज के साथ। देखते रहिए सतर्क भारत, जनता की आवाज। मैं अनुकृति श्रीवास्तव आपसे विदा लेती हूँ।